Hello, hello students. I'm Rajkumar. Today in this video, I'm going to teach you the next part of the lesson, the landscape of the soul. इसमें हम पहले वीडियो में पढ़ा चुके थे कि किस तरीके से राइटर ये दिखाता है कि जब कोई कलाकार किसी कला को प्रेजेंट करता है तो उसमें उसका जो माइंड और आत्मा किस तरीके से तल्लीन रहता है और कैसे यूरोप के कलाकार, चाइना के कलाकार, ये लोग कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं, इसके बारे में बताता है। तो हम यहाँ शुरू करते हैं आगे। वी कैन स्टार्ट। A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view। एक जो क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप है अर्थात एक ऐसा चित्र बनाने वाला चाइना का जो क्लासिकल है, प्राचीन चीज़ों को या फिर प्राचीन अपने सभ्यताओं को प्रेजेंट करता है, उसका मतलब होता है कि इज नॉट मीन टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू। तो उसका एक वास्तविक विचारधारा को प्रस्तुत करने का, पुनः प्रस्तुत करने का कोई मतलब नहीं रहता है। एज वुड ए वेस्टर्न फिगुरेटिव पेंटिंग्स, जिस तरीके से पश्चिमी एक कलाकार एक चित्र के माध्यम से पेंटिंग बना करके प्रस्तुत करता था, उस तरीके से एक क्लासिकल चाइनीज कलाकार को पुनः एक्चुअल व्यू को प्रस्तुत करने का कोई मतलब नहीं होता। अर्थात एक चाइनीज कलाकार एक्चुअल व्यू को प्रस्तुत नहीं करता है, जबकि एक वेस्टर्न कलाकार एक्चुअल व्यू को प्रस्तुत करता है। वेयर एज द यूरोपियन पेंटर wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it। जैसा कि यूरोपियन पेंटर, एक यूरोप का जो पेंटर है, वो चाहता है कि वो आप जो है उसकी आँखों को ले लो। अर्थात जिस तरीके से वो अपने चित्र को अपनी आँखों से देखता है, वो यूरोपियन पेंटर सोचता है कि उसी तरीके से सेम आप उस चित्र को देखो। एंड लुक एट ए पार्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली ही एज ही सा इट। फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज ए सिंगल व्यू पॉइंट। एक विशेष एंगल की बात किया जाए तो जो चाइनीज पेंटर होता है वह एक सिंगल भी व्यू पॉइंट, जैसे वो यूरोप का पसंद करता है, उसका एक सिंगल भी व्यू पॉइंट को वो ऐसा चूज नहीं करता है। हिज लैंडस्केप इज नॉट ए रियल वन। उसका जो लैंडस्केप होता है, जो चित्र होता है, वो एक वास्तविक चित्र तो नहीं होता है। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, और आप इस चित्र को देखने के लिए किसी भी पॉइंट से प्रवेश कर सकते हैं। देन ट्रैवल इन इट, तब आप इस चित्र में खो जाइए। द आर्टिस्ट क्रिएट्स ए पथ फॉर योर आइज टू ट्रैवल अप एंड डाउन देन बैक अगेन। जो कलाकार होता है वो आपकी आँखों के लिए एक रास्ता निर्माण करता है चित्र में। अर्थात वो जो कलाकार होता है जब चित्र बनाता है तो एक रास्ता बनाता है कि आप किस तरीके से देखेंगे, तो आप उसी तरीके से देखते हैं जैसे वो कलाकार वो रास्ता बनाता है। टू ट्रैवल अप एंड डाउन, आप इधर उधर कैसे यात्रा करते हैं। देन बैक अगेन, तब पुनः आप वापस कैसे आते हैं। इन ए लेजरली मोमेंट, पूरे खाली समय के साथ। दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजेंटल स्क्रॉल, इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग देन रोलिंग। कह रहा है कि दिस इज इवन मोर ट्रू, यह और भी सत्य लगता है यह बातें कि आप किस तरीके से जो रास्ता बनाता है
चित्रकार का, आप किस रास्ते से, आपको किस नज़रिए से देखेंगे चित्र को, तो उसमें क्या आता है कि और सत्य नज़र आता है। कब? जब इन द केस ऑफ हॉरिजेंटल स्क्रॉल, जब आप उस चित्र को हॉरिजेंटल देखते हैं। हॉरिजेंटल में भी क्या होता है कि इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग। तो कब? जब आप किसी पेंटिंग के किसी एक सेक्शन को धीरे धीरे खोलते हैं और हॉरिजेंटल देखते हैं, तो उसमें जो चित्र होता है वो और वास्तविक प्रतीत होता है। देन रोलिंग इट अप टू मूव टू द अदर, तब आप इसको मोड़ लीजिए चित्र को अब दूसरे एक्शन से देखने के लिए। एड्स ए डायमेंशन ऑफ टाइम इन विच इज अननोन, सॉरी, एड ए डायमेंशन ऑफ टाइम विच इज अननोन इन अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग। तब आप उस थोड़ा सा और टाइम जोड़ लीजिए वहाँ पर, अर्थात एक ही समय मत देखिए, आप दूसरे समय उसको देखिए। और ऐसे समय जब देखेंगे तो आपको वैसे ही वो दिखाई देगा, उस समय का जो है उस चित्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। It also requires the active participation of the viewers, who decides at what pace he will travel through the painting. तो इसको देखने के लिए, इस चित्र को देखने के लिए क्या आवश्यकता होती है? एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर्स, कि जो देखने वाला है वो कितना सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहा है, कितने सक्रिय रूप से उस चित्र को देख रहा है, ये डिपेंड करता है। हु डिसाइड्स एट व्हाट पेस ही विल ट्रैवल थ्रू द पेंटिंग, कह रहा है वो उस पेंटिंग में किस तरीके से यात्रा करेगा, किस नज़रिए से देखेगा, वो निर्णय लेता है, ये डिपेंड करता है वो उस व्यूअर पर। ए पार्टिसिपेशन विच इज फिजिकल एज वेल एज मेंटल, वो डिपेंड करता है वो पार्टिसिपेशन कितना अधिक फिजिकल और साथ साथ मेंटल उस चित्र को देखने में भागीदारी कर रहा है। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वांट यू टू बोरो हिज आइज, तो जैसे एक यूरोप का पेंटर सोचता है कि उसकी नज़रिए से देखिए, तो चाइनीज जो पेंटर होता है वो नहीं सोचता है कि आप उसकी नज़रिए से देखिए, अर्थात उसकी आंखों को उधार ले लीजिए। ही वांट्स यू टू एंटर हिज माइंड, वो सोचता है कि आप सीधे उसके दिमाग में प्रवेश करिए, अर्थात जैसे एक चाइनीज पेंटर सोचता है, वो सोचता है कि आप भी उसी के जैसे सोचो। द लैंडस्केप इज एन इनर वन, ए स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस, जो चित्र होता है लैंडस्केप का, वो एक आंतरिक अंदर मन से बना हुआ चित्र होता है, मन से बना हुआ चित्र होता है, एक आध्यात्मिक तरीके से बना हुआ चित्र होता है, एंड कंसेप्चुअल स्पेस होता है, एक सोच विचार करके बना हुआ चित्र होता है। इसीलिए उसको देखने के लिए क्या चाहिए आपको? आपको उसके माइंड में एंटर करना पड़ता है। दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सांसुई, तो वो जो माइंड में कोई एंटर करता है तो इस कंसेप्ट को सांसुई के नाम से चाइना में जाना जाता है, कि माइंड में एंटर करने को सांसुई कहते हैं। लिटरेरी माउंटेन वाटर, सांसुई का मतलब होता है, साहित्यिक मतलब कि पानी, मतलब पर्वत का पानी। विच यूज्ड टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप, जो दोनों एक साथ लैंडस्केप के शब्द को प्रस्तुत करते हैं। मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, एक इमेज के दो से अधिक तत्व। दिज रिप्रेजेंट टू कम्प्लीमेंट्री पोल्स, एक इमेज के जो दो से अधिक तत्व होते हैं तो एक क्या प्रस्तुत करते हैं? टू कम्प्लीमेंट्री पोल्स, तो पूरक पोल्स को प्रस्तुत करते हैं। रिफ्लेक्टिंग द डाओस्ट व्यू ऑफ यूनिवर्स,
तो जो दो पोल को प्रस्तुत करते हैं उसको डाओस्ट व्यू ऑफ यूनिवर्स कहते हैं, अर्थात विश्व के दो तरीके से देखने वाले विचारधारा। द माउंटेन इज यंग, तो माउंटेन को क्या कहते हैं हम? यंग कहते हैं। यंग दैट इज कॉल्ड माउंटेन। द माउंटेन इज कॉल्ड, द माउंटेन इज यंग, रीचिंग वर्टिकली टुवार्ड्स हेवन, वो सीधे आकाश की तरफ, स्वर्ग की तरफ पहुंचने वाला है, स्टेबल रहता है, अस्थाई होता है, वार्म होता है, गर्म होता है, एंड ड्राई इन सन, और सूरज में सूखा होता है। वाइल द वाटर इज इन, जबकि जो पानी किसका संकेत होता है? इन का। जो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होता है, क्षैतिज रहता है, एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, और पृथ्वी पर पड़ा रहता है, फ्लूइड बहता रहता है, मोइस्ट नम होता है, एंड कूल और ठंड रहता है। अर्थात क्या है कि जो माउंटेन वाटर, यहाँ दो शब्द दिखाया गया है, सांसोई मतलब होता है माउंटेन वाटर, माउंटेन वाटर। यहाँ पर दिखाया गया है कि उसका मतलब क्या होता है कि माउंटेन मीन्स यंग। यंग क्या होता है? यंग दिखाया है मेल को, वाटर को क्या दिखाया है? इन मीन्स फीमेल को, यह दिखाया है यहाँ पर। द इंटरेक्शन ऑफ इन द रिसेप्टिव फेमनिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स एनर्जी, जबकि इसका जो इंटरेक्शन इनका होता है वो रिसेप्टिव होता है, लोगों को स्वागत करने के जैसे होता है, हमेशा स्वागत करने के लायक होता है। फेमनिंग एस्पेक्ट्स ऑफ यूनिवर्स एनर्जी, ये विश्व के ऊर्जा का एक फेमनिंग एस्पेक्ट्स होता है, अर्थात स्त्रीलिंग के जैसे इसको माना जाता है इनको। एंड इट्स काउंटर पार्ट यंग, और उसका जो काउंटर पार्ट जो यंग होता है एक्टिव एंड मैस्कुलिन, ये क्रियाशील होता है और इसको पुलिंग माना जाता है। इज ऑफकोर्स ए फंडामेंटल नोशन ऑफ डोइजन, यही डोइज्म के एक फंडामेंटल नोशन होते हैं, विचारधारा होता है। व्हाट इज ऑफन ओवरलुक इज एन इसेंशियल थर्ड एलिमेंट, जो अक्सर देखा जाता है वो मुख्य रूप से तीसरा एलिमेंट होता है। द मिडिल वॉइड, मध्य का शून्य भाग होता है। वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, जहाँ पर उनके इंटरेक्शन, दोनों पोलों के इंटरेक्शन लेते हैं, स्थान लेते हैं, उन्हीं के बीच का जो शून्य भाग होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विथ द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, तो इस कला की हम तुलना जो योग हम करते हैं, प्राणायाम योग करते हैं, उससे कर सकते हैं। ब्रीथ इन, जो सांस लेते हैं अंदर, वह एक पोल होता है। रिटेन, फिर सांस को रोके रखते हैं, दूसरा पोल होता है। ब्रीथ आउट, और जब सांस को बाहर निकालते हैं तो वो तीसरा पोल होता है, ये दिखाता है। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द वॉइड वेयर मेडिटेशन अकर्स, जो सांस को रोके रहते हैं वही शून्य काल होता है दोनों पोल के बीच में, जब हम जहाँ उसी के माध्यम से जो मेडिटेशन होता है। द मिडिल वॉइड इज इसेंशियल, मध्य का जो शून्य भाग है वो आवश्यक है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। हैंस द इम्पॉर्टेंट ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप, इसी कारण चाइनीज लैंडस्केप में वह उस महत्वपूर्ण सफ़ेद और बिना पेंट किए हुए उस स्थान का क्या है? महत्व है। दिस इज आल्सो वेयर मैन फाइंड्स ए फंडामेंटल रोल, यही वो स्थान है जहाँ मनुष्य एक फंडामेंटल रोल प्राप्त करता है। इन डैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, उस पृथ्वी और स्वर्ग के बीच के स्थान में। ही बिकम्स द कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, ये विश्व के दोनों पोलों के बीच में एक कम्युनिकेशन का साधन हो जाता है। हिज
प्रेजेंस इज इसेंशियल, उसकी प्रस्तुतिकरण आवश्यक है। इवन इफ इट्स ओनली सजेस्टेड, भले ये केवल सलाह के रूप में काम करता है, लेकिन इसकी उपस्थिति आवश्यक है। फार फ्रॉम बीइंग लोस्ट और ऑप्रेस्ड, भले ही ये खो जाए, इसको दबाया जाए, बाय द लॉफ्टी पीक, एक ऊंचाई की चोटी के द्वारा, तो भी ही इज इन फ्रांकोइज चेंज के शब्दों में फिर भी वह क्या होता है, वंडरफुल एक्सप्रेशन द आइज ऑफ द लैंडस्केप, भले इसको दबाया जाए, खो जाए, लेकिन फ्रांकोइज के आश्चर्यजनक शब्दों में कहता है कि यही लैंडस्केप की आँख होती है। तो ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। किस तरीके से माइंड और आत्मा कलाकार के काम करती है, एक पश्चिम के कलाकार में और यूरोप एशिया के कलाकार में क्या अंतर होता है, ये दिखाया है। ये आप देख सकते हैं कि क्या है, ए एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लैंडस्केप ऑफ द सोल, एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज पेंटिंग, स्लाइटली एडिटेड से लिया गया इस किताब का नाम है। थोड़ा सा एक और यहाँ पर हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया है, देख सकते हैं। तो ये कहानी तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा शार्ट परिचय दिया है, देख लेंगे कि क्या कह रहे हैं। गेटिंग इनसाइड एंड आउटर आर्ट, अंदर जाने के बाद किसी के मन में किस तरीके से कला बाहर आती है दिखाते हैं। व्हेन फ्रेंच पेंटर जीन डुबेफेट मूटेड द कंसेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट इन 1940, जब फ्रेंच के पेंटर एक थे जिसका नाम जीन डुबेफेट था, वो आर्ट ब्रूट के कंसेप्ट को वर्णन कर रहे थे 1940 में। द आर्ट ऑफ द अनट्रेंड विजनरी वाज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, वो कला जिसको बिना कोई प्रशिक्षित के बनाता है और उसमें जो थोड़ी बहुत रुचि होती है, उसके बारे में वो बता रहे थे। फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल्ड बिगिनिंग, outer side art has gradually become the fastest growing idea of interest in contemporary art internationally। तो कहते हैं कि वो जो ढका हुआ आर्ट होता है शुरुआत में, बाहरी आर्ट का, वो धीरे धीरे बहुत बड़े विचार के रूप में मतलब ऐसे बड़े विचार के रूप में होता है जिसकी बहुत अधिक रुचि होती है। ये इंटरनेशनली सामयिक आर्ट की रुचि के रूप में प्रस्तुत होता है। हिज सानर इज डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट्स, एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग एट शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इनसाइट। कहना है कि इस प्रतिभा को दिखाया जाता है एक ऐसे कला के रूप में जिसको कोई अधिकार नहीं है एक कलाकार होने का, क्योंकि उसने कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं प्राप्त किया है, फिर भी वो अपने टैलेंट्स को और कला को उस जो उनके अंदर है उसको दिखाते हैं। देयर वर्क्स आर ए स्टिमुलेटिंग कंट्रास्ट टू अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग, वो बहुत से अच्छे कार्यों में उनके जो कार्य हैं वो एक ऊर्जा देने वाले, बढ़ाने वाले कंट्रास्ट के जैसे हैं। अराउंड द टाइम, उस समय के बीच में, डुबेफेट वाज प्रोपाउंडिंग हिज कंसेप्ट, उस समय वो अपने विचार को प्रस्तुत कर रहे थे। इन इंडिया में एन अनट्यूटर जीनियस वाज क्रिएटिंग पैराडाइज, तो वो विचार में उदाहरण दे रहे थे कि एक बिना सिखाया हुआ बहुत जीनियस था, उस स्वर्ग का वर्णन कर रहा था। ईयर्स एगो द लिटिल पैच ऑफ जंगल, वर्षों पहले जंगल का थोड़ा सा हिस्सा, डैट ही बिगेन क्लियरलिंग, जिसको स्पष्ट करना शुरू किया था, टू मेक हिमसेल्फ ए गार्डन, कैसे बना रहा था, स्वयं एक बगीचा बना रहा था, स्कल्प्टेड विथ स्टोन, और वो बगीचा किससे बना रहा था, वो पत्थर से
काट करके क्या बना रहा था, बगीचा बना रहा था। एंड देखिए उसका बगीचा है, यह पत्थर का काट करके पेड़ पौधों को बनाया है। और यह है सत्य है, यह है ए रॉक गार्डन स्कल्पचर मेड ऑफ ब्रोकन बैंगल्स बाय नेकचंद के द्वारा बनाया गया था। यह है इंडिया में ही है, ये उसको क्या नाम है, चंडीगढ़ में है, तो ये सही है। रिसाइकल्ड मटेरियल्स, तो वो केवल उसको जो है मटेरियल्स को रिसाइकल कर दिया था। नोन टू द वर्ल्ड टुडे एज द रॉक गार्डन एट चंडीगढ़, जिसको आज चंडीगढ़ का रॉक गार्डन के नाम से जाना जाता था। अब इसको जो बनाया है आप देख सकते हैं कि यह जो बनाया था कलाकार जो नेकचंद था वो ट्रेंड नहीं था, लेकिन आज सबसे विश्व का प्रसिद्ध कला के रूप में प्रस्तुत होता है, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। इट्स 80-year-old क्रिएटर डायरेक्टर नेकचंद, इसका 80 साल पुराना बनाने वाला जो डायरेक्टर नेकचंद था, इज नाउ हेल्ड एज इंडियाज बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटर आर्ट, जो बाहरी कला के भारत का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर माना जाता है। द 50th यूसेज स्प्रिंग 2005, बसंत ऋतु 2005 की बात कर रहे हैं। आप रा विजन, जो उसका नाम दिया गया था, जो बिना ट्रेनिंग के कला बनाते थे, वो रा विजन के अंतर्गत रखे जाते थे। यूको बेस्ट मैगजीन पायनियर इन आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशन, ये उसके आउटसाइडर आर्ट के जो पब्लिकेशन थे मैगजीन के। फीचर्स नेकचंद, वो नेकचंद के बारे में बताएं। एंड हिज रॉक गार्डन स्कल्पचर, और उसके रॉक गार्डन स्कल्पचर के बारे में उसमें छपी थी पत्रिका, बताया गया। ओमेन बाय द वाटरफॉल ऑन इट्स एनिवर्सरी यूसूज ओवर, जब इसकी एनिवर्सरी यूसू थी उसके समय में बताया गया था। थोड़ा सा हिस्ट्री उसके बारे में दिया है। द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट एंड रा आर्ट वाज ऑफ वर्क दैट वर इन देयर रा स्टेट एज रिगार्ड कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस, जो विचारधारा थी आर्ट ब्रूट एवं रा आर्ट की, वह ऐसे कार्य था जो उनके रा स्टेट में एक सभ्यता तथा कलाकार के प्रभाव के रूप में देखा जाता था। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम ए टीन टू ए सिंक टू ए ब्रोकन डाउन कार कुड बी मटेरियल्स फॉर ए वर्क ऑफ आर्ट, यानी प्रत्येक चीज़ चाहे छोटा हो बड़ा हो वो एक कला का ही कार्य होता है। समथिंग नेकचंद हैज टेकन टू डीजिंग हाइट्स, कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो ऊंचाई पर पहुंचने के बाद नेकचंद चकाचौंध हो गए थे। रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ द डिफरेंस ए सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम, तो ऐसे कार्य था जिसको मनुष्य अपने सपने से भी परे में नहीं सोच सकता था। द स्विस कमीशंस फॉर यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम, स्विस कमीशन यूनेस्को जो था उनको सम्मानित इसके लिए किया था। बाय वे ऑफ ए यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क, उस कार्य के लिए। द 5 month इंटरेक्टिव शो, 5 महीने कुछ आकर्षण के शो के बाद। रीम ऑफ नेकचंद, शो का नाम था रीम ऑफ नेकचंद। बिगिनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम इन स्विट्जरलैंड, वे स्विट्जरलैंड के म्यूजियम में उसकी अक्टूबर में शुरुआत की गई थी। बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली, द बेल्जियम में, फ्रांस और इटली में। द बिगेस्ट रिवार्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन, और उस बगीचे पर सबसे बड़ा अवार्ड इनाम उसको मिला था। एंड सीइंग पीपुल एंजॉय माय क्रिएशन, और यह देख करके मेरे क्रिएशन को लोग देख रहे हैं, देख करके आनंद ले रहे हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा आनंद है। नेकचंद सेज, नेकचंद ऐसे लिखते हैं। तो ये था, इस देखे कहाँ से लिया गया है, वृंदासूरी हिंदुस्तान टाइम्स है, यह है 28 अगस्त 2005 से ये लिया गया है। यहाँ पर समाप्त होता है और इसके क्वेश्चन आंसर हम जैसे कि है कि डाल दे रहे हैं आपको बाद में। हैव नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।